नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। रूस यूक्रेन युद्ध निरंतर चला जा रहा है। कई तरह के दावे बीच बीच में आते हैं, लेकिन अब जो तारीख है 9 मई की, क्या पक्का है कि 9 मई को इस युद्ध का अंत हो जाएगा? इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर युद्ध का अंत होता भी है तो क्या किसी देश की शर्तों पर यह अंत होगा? क्या एक विनाशकारी अंत होगा? क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? इस पर हमारी बड़ी चर्चा रहेगी। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन इस समय स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, साथ ही मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ हैं और हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। 9 मई की तारीख हम क्यों कह रहे हैं, ये हम सबसे पहले आपको बताते हैं। 9 मई की तारीख बहुत अहम है रूस के लिए। रूस की दृष्टि से अगर हम देखें तो 9 मई ही वो तारीख है जब उसका विक्ट्री परेड होता है। पुतिन 9 मई तक क्या युद्ध को समाप्त कर सकते हैं? अभी तो टैंक दौड़ रहे हैं शहर शहर यूक्रेन के, और एक पूरे उस इलाके में भी, पूर्वी यूक्रेन के, जहां से यूक्रेन अपना नियंत्रण एक तरह से खो चुका है, जहां पर युद्ध की शुरुआत में ही पूरे इलाके को स्वायत्तता दे दी गई थी। अब पुतिन क्या 9 मई तक समाप्त करेंगे अपने युद्ध को? संकेत बहुत प्रबल मिल रहे हैं। 9 मई रूस के लिए एक बहुत ऐतिहासिक तारीख है। 9 मई 1945 को सोवियत सेना ने हिटलर को हराया था, और देखिए त्रासदी कि आज पुतिन की तुलना की जाती है हिटलर से। 30 अप्रैल को हिटलर ने आत्महत्या की थी। 8 मई की आधी रात जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। सरेंडर हुआ तो मॉस्को में 9 मई की तारीख थी उस रोज, और 9 मई को विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया जाता है। और ये रिपोर्ट्स हैं कि पुतिन 9 मई के दिन को बेहद खास बनाना चाहते हैं। पर कितना दम है इन बातों में, जनरल मेस्टन? श्वेता, गुड इवनिंग। इन बातों में कितना दम है वो बहुत मुश्किल है बोलना। कारण ये है कि पहले पुतिन को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स विक्ट्री, है क्या, जीत क्या है। जब तक वो फैसला नहीं होगा तो ये डी डेट बताना कि कब लड़ाई खत्म होगी बहुत मुश्किल है। अब विक्ट्री शुरू में जो उन्होंने बताया था, उनके जो 2 पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे, एक था डी नाजिफिकेशन और डी क्रिमिनलाइजेशन, और बेसिकली इनके ये थे जी। वो तो अचीव हुए नहीं है, वो तो अचीव करना बहुत मुश्किल है। डी मिलिटराइजेशन मीन्स पूरी यूक्रेनियन सेना को खत्म करना, या उनके हथियार वगैरह को, वो हुआ नहीं है अभी तक खत्म। तो विक्ट्री क्या डिफाइन की जाएगी? तो मेरे को लगता है जो इन्होंने अभी पुल बैक किया है, जो टैक्टिकल विड्रॉल किया कई जगह से, कीव के अराउंड, चर्नीहिव से, चेरनोबिल से, काफी जगह से, वो शायद उन्होंने, सबको पता है कि अभी रीग्रुप कर रहे हैं, और उनकी बेसिक वो है एम की डॉनबेस की तरफ अभी उनका फोकस बढ़ रहा है, और साउथ में, और साउथ में माइकोलेव तक उन्होंने कॉन्टैक्ट कर लिया। ओडेसा में बॉम्बिंग चल रही है। तो मेरे को लगता है कि शायद उन्होंने जिस दिन ये लड़ाई शुरू हुई थी, उन्होंने अनाउंस भी किया था कि हमने ये डॉनबेस के इलाके को लिबरेट कर दिया है। अब वो लिबरेट बोलने में था, ऑन ग्राउंड नहीं हुआ था। अब वो ग्राउंड में कब होगा, मेरे को लगता है कि इसमें भी समय लगेगा। 9 में यस, प्रेसिडेंट पुतिन शायद चाहेंगे कि इसका एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है डेट का, लेकिन क्या 9 मई को अचीव होगा डॉनबेस को भी पूरा कैप्चर करना और सदर्न इलाका? और अगर ओडिशा शामिल है तो मेरे को लगता है तो ओडिशा का कैप्चर करना मुश्किल है। जिस तरीके से आक्रमण हो रहे हैं उसमें शायद ओडिशा उनके प्लान का हिस्सा नहीं है, और वो ईस्टर्न यूक्रेन पर ही फोकस कर रहे हैं। जनरल सोई, क्या आपको इन बातों पर यकीन है? खासकर मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगी यहाँ पर कि जो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है, जहां पर एक तरह से 90% रूस की तरफ से दावा रहा कि उस पर हम कब्जा कर चुके हैं, वहां पर भी बहुत सारी मिसाइल हमले होते रहते हैं, और ये यूक्रेन की तरफ से ही होते हैं, जाहिर है, क्योंकि वहां पर रूस की सेना बैठी हुई है। और इन सारी चीजों के बीच पुतिन को एक नए उपाधि का सामना करना पड़ गया है, वॉर क्रिमिनल। वो रूस पहली बार अब डिनाइल्स देता है ऑफिशियल। नहीं, बिल्कुल। अब देखिए जिस प्रकार से 2 अभी हमले हुए हैं कि 200 अभी रेलवे स्टेशन पर, बुचा का हमला, अभी रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ है, तो ये एक तरह से वेस्ट के जो सोशल मीडिया है, जो मीडिया और जो प्रेस है, ये ह्यूमन राइट्स एंगल काफी बड़ी मात्रा में लेकर आ रहे हैं, और एक तरह से वॉर क्रिमिनल वाली बात आ रही है। जेलेंस्की ने भी कहा है कि ये वॉर क्राइम है, और दुनिया के सामने रशिया को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। दूसरी बात, जैसे अभी आप कहते हैं 9 मई वाला, अब देखिए किस प्रकार से रशिया ने अभी सैन्य के कमांडरों को बदली किया है। जो सीरिया में जंग लड़े हुए, अभी उन कमांडर को लेकर आए हैं कि वो अनुभवी हैं, क्योंकि उसने मेरे पुतिन को लगा कि जो अभी जिस प्रकार से ऑपरेशन चलने चाहिए थे, जिस प्रकार से सफलता मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही है।
तो वहां पर अब ये शायद और एग्रेसिव हो, रिग्रुप करके अपने ऑब्जेक्टिव बदली करें। और मुझे जैसे लग रहा है, जैसे जनरल मेस्टर ने बताया कि ईस्ट का इलाका और साउथ का इलाका ताकि ब्लैक सी की तरफ उनका रहे, और डनेपर रिवर जैसे जो आता है उसके पूर्वी इलाके में और साउथ के इलाके को कब्जा करके क्रीमिया को लैंड रूट से जोड़ दें और ये सफलता ले। और विक्ट्री डे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे श्वेता आपने बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है वाकई में वो दिन, रशिया की एक ऐतिहासिक दिन है। पुतिन इसको एक सिंबॉलिक दिन बताना चाहते हैं, अपनी सेना को मोटिवेट करना चाहते हैं, चार्ज अप करना चाहते हैं। सेना को मोटिवेट करना उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्स्क्रिप्ट्स तो देखिए यूक्रेन की सेना की तरफ भी हैं, लेकिन उसमें अगर आप इस तरह की चीजों का सामना कर रहे होते हैं तो बहुत खबरें आती हैं कि क्या रूसी सैनिक जो है हतोत्साहित हो रहे हैं। एवा मार्शल श्रीवास्तव मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले जरा हम मैप के जरिए हम दिखा देते हैं। तो यूक्रेन में नरसंहार हुआ, और नरसंहार कैसे पता चला? क्योंकि वहां से रूस की सेना पीछे हटी। अब उसमें बूचा बहुत अहम है, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी इसकी कीव शहर से हो जाती है। वहां पर 400 से ज्यादा शव मिले हैं यूक्रेनी नागरिकों के। हालांकि अभी यूक्रेन और रूस के बीच इस बात को लेकर बातों की जंग भी जारी है, और रूस अपनी तरफ से सबूत भी पेश कर रहा है कि उसका हाथ नहीं है। लेकिन बाकी हिस्सों को भी देखिए। हॉस्टोमेल वो इलाका है जहां पर उसके स्पेशल फोर्सेस लैंड किए थे सबसे पहले, लेकिन उस इलाके को भी वहां पर डिस्ट्रॉयड जो आपको विमान हैं वो नजर आते हैं, क्योंकि डीमिलिटराइजेशन, जैसा कि अभी जनरल मेस्टन भी बोल रहे थे कि डीमिलिटराइजेशन का जो फोकस था उसमें हथियारों को भी नेस्तनाबूद किया गया। तो यहां पर वो सारी कार्रवाई करके वहां भी 400 से ज्यादा लोगों के लापता होने की बात हो रही है और 11 शव मिले हैं। मारियोपोल में बहुत ज्यादा भारी बमबारी वहां पर हुई है। 5000 से ज्यादा मौतों की बात तो वहां पर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कर दी गई थी। तो ये कुल मिलाकर वो इलाके तो हैं, लेकिन अब यहां पर एक और चीज को समझते हैं। एवाइस मार्शल श्रीवास्तव, ये बताइए कि अगर पुतिन ये चीज कहते हैं, मैं वॉर क्राइम वाली बात पर एक बार फिर लौट रही हूं, क्योंकि 400 लोग अगर मारे हुए वहां पर दिख रहे हैं। रशिया कहता है कि बूचा में जो हुआ वो हमने नहीं किया, हम 30 तारीख को निकल गए वहां से। 31 तारीख को वहां के मेयर बहुत हंसते हुए कहते हैं कि आज का दिन इतिहास में जाएगा। अगर किसी शहर में उतनी लाशें होती तो क्या कोई मेयर हंसता? ये चीज तो वो कह रहे हैं। उसके बाद एक वीडियो भी जारी होता है कि सफेद हाथ में अगर बांधा हुआ है उसको कौन मार रहा है, यूक्रेन या रूस? लेकिन युद्ध की स्थिति में दरअसल सच्चाई यही होती है कि मरने वाला तो आम इंसान ही होता है। श्वेता, अगर आप थोड़ा समय दें, मैं कहना इसमें एक चीज लाना चाहूंगा। एक तो डेट की बात आपने कही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी ये बात कि ये जो नरसंहार हुआ है और जिसके ऊपर वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया, यूएनएचआरसी से उनको निकाला गया, इसकी जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो, ये काम होना अपने आप में थोड़ा सा असमंजस पैदा करता है किसी भी देखने वाले को। लेकिन जो उसके 3 पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे, अगर आप देखें पुतिन के, जो उन्होंने डिक्लेयर किए थे, वेस्टर्न मीडिया की तरफ से नहीं आए। उन्होंने कहा नाटो में आप शामिल नहीं होइए, डीनाजिफिकेशन, डीमिलिटराइजेशन। तो हम देखते हैं कैसे कैसे उसमें प्रोग्रेस किए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, किसी भी इवन यूएस का जो एक डॉक्ट्रिन होता है, फोक डॉक्ट्रिन होता है, 2, दैट मीन्स यू विन वन फ्रंट एंड होल्ड अनदर। अगर मैं इस पे पैमाने में इसको बैठाता हूं तो ये लगता है कि उन्होंने जो यूक्रेन की भी बहुत 200,000 की मिलिट्री फोर्स है, और जब डिफेंडिंग बन जाती है तो इट कैन चैलेंज अ फोर्स ऑफ 600,000 दिस थिंग, बिकॉज 3 टाइम्स का फर्क पड़ जाता है, बिकॉज आप एग्रेसर हैं। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि उन्होंने एक तरफ डायवर्जन लगाया, सारे जो बड़े शहर थे उनको घेरा और न्यूक्लियर प्लांट को अपने कंट्रोल में किया, दैट मीन्स एनर्जी को अपने कंट्रोल में किया, और ईस्ट में फोकस किया। डॉनबास का जो इलाका था, जो डोनेस्क एंड जो लुहांस्क वाला इलाका था, उसको रिपब्लिक डिक्लेयर किया। और उनके तटवर्ती इलाकों में, मैरियोपोल उसमें खास है क्योंकि वहां अज़ोव बटालियन थी, तटवर्ती इलाकों को उन्होंने लगातार उसको अपने कब्जे में करने की कोशिश करते रहे। तो अब उसको हम उस टेम्पलेट में लाते हैं। तो जहां तक नाटो में शामिल करना है वो ज़ेलेंस्की खुद स्वीकार कर चुके हैं कि हम नाटो के मेंबर नहीं बनेंगे। कई बार उन्होंने एक तरीके से नाटो को दुत्कारा भी है। हाँ। ये भी आपने देखा है। उन्होंने कहा ये तो कुछ कर नहीं सकते, हम ज्वाइन नहीं करेंगे। डीनाजिफिकेशन का सवाल है। डीनाजिफिकेशन, उसका कंसंट्रेशन जो है अज़ोव सी के पास मैरियोपोल एरिया में था, वो अज़ोव बटालियन भी कहलाती थी, वहां लगातार अभी युद्ध चल रहा है। और डीमिलिटराइजेशन में लास्ट काउंट में उन्होंने जो वहां के उनके हिसाब से जो बायो लैब्स थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और कम से कम 1100 प्लस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को उन्होंने एनिहिलेट कर दिया। इसका मतलब डीमिलिटराइजेशन भी टू एक्सटेंट हो रहा है। तो अब इन सबको देखते हैं। लेकिन जहां तक डेट की बात है, डेट तो द्विपक्षीय चीज होती है। हाँ। एक आदमी तो डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं इस डेट को बंद करूंगा, लेकिन एक आदमी एक काम कर सकता है। हाँ। अगर वो ईस्ट को उन्होंने कब्जे में कर लिया और साउथ को सफिशिएंटली कब्जे में कर लिया, तो वो डिगन करके ये बोल सकते हैं, यूनिलेटरल सीज फायर कर सकते हैं। ये उनके हाथ में जरूर है।
लेकिन वो बंद कर सकेंगे युद्ध को, ये उनके हाथ में नहीं है। यूनिलैटरल सीज फायर तब होगा जब जो देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं खासकर, वो अपनी तरफ से क्या कहते हैं, वो कहते हैं हथियारों की सप्लाई बंद नहीं होगी, एंडलेस सप्लाई है। ऐसी स्थिति में क्या युद्ध खत्म हो सकता है किसी भी तारीख को, वो समझना होगा। हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सा देश कौन कौन से हथियार इस समय यूक्रेन को दे रहा है, और अधिकतर इसमें से हालांकि शुरुआत में केवल वादे हुए कि इतना पहुंचाया जाएगा, लेकिन अब एक एक करके हम सामने देखते हैं कि ये चीजें हो रही हैं। अमेरिका की तरफ से वो जो स्विच ब्लेड ड्रोन्स हैं वो दिए जा रहे हैं यूक्रेन को, और इसके साथ ही जो टर्की हो गया, टर्की की तरफ से लेजर गाइडेड बॉम्ब्स उनको दिए जा रहे हैं। तो अमेरिका की ये जो स्विच ब्लेड ड्रोन है, ड्रोन के जरिए एक युद्ध में कितना ज्यादा फर्क पड़ता है ये भी हम अभी समझेंगे, और किस तरीके से बिल्टअप एरिया की लड़ाई में ये बहुत काम आ सकता है। अगर रूस का जो एयर पावर है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, उसके सामने यूक्रेन कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या ये ड्रोन्स उसमें बदलाव ला सकते हैं, यानी कि युद्ध क्या और लंबा खिंच सकता है, वो चीज है। पर ये लेजर गाइडेड बॉम्ब्स जिसकी मांग बहुत दिनों से की जा रही थी यूक्रेन की तरफ से, वो टर्की की तरफ से उन्हें सप्लाई किया जा रहा है। इसी तरीके से जो टैंकों की जरूरत रही है यूक्रेन की, क्योंकि भले खार्किव में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी रही जहां पर टैंकों का निर्माण होता था, लेकिन खार्किव को भी किस तरीके से टारगेट किया रूस ने, वो सबने देखा। अब चेक रिपब्लिक ने T-72 टैंक, उन्हें भारत में भी हम इस्तेमाल करते हैं, उसका एक वर्जन अजय कहा जाता है उन्हें, लेकिन यहां पर उसे T-72 टैंक्स चेक रिपब्लिक दे रहा है, और साथ ही चेक रिपब्लिक BMP-2 फाइटिंग व्हीकल्स भी उसे दे रहा है, बख्तरबंद वो गाड़ियां, ताकि उसकी जो सेना है वो फ्रीली मूव कर सके हर जगह पर। एस्टोनिया उसे दे रहा है 122 मिलीमीटर हाउइट्जर। ये भी युद्ध भूमि में बहुत निर्णायक है, और वो तस्वीरें हमने देखी हैं कि किस तरीके से केवल एक यूक्रेन का टैंक खड़ा है और रूस के पूरे काफिले पर आक्रमण कर रहा है। एक तो क्षेत्र आपका है, पूरी जानकारी आपकी है, और एक ऐसी आड़ आपके पास है जहां से आप पूरी तरीके से दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। पोलैंड की तरफ से Mi-17 हेलीकॉप्टर्स दिए जा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर वो हथियारों की सूची है जिनसे मजबूत किया जा रहा है यूक्रेन के हाथ को। लेकिन जनरल मेस्टन, फिर हम उसी चीज पर आते हैं कि क्या केवल हथियार देने से युद्ध समाप्त होगा? ऐसा तो नहीं है। युद्ध हथियार देने से बढ़ेगा ही, तब तो ये 9 मई की तारीख भी बेमानी लगती है। श्वेता, बिल्कुल ठीक, युद्ध बढ़ता रहेगा क्योंकि हथियार मिल रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और हथियार इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वहां लोग लड़ रहे हैं। तो बहुत क्लियर इक्वेशन है, अगर लोग वहां आत्म समर्पण कर देते तो ये लड़ाई कब की खत्म हो चुकी थी। उनकी जो मोटिवेशन है, इच्छा शक्ति है लड़ने के लिए, वो बहुत हाई है। और मेरे को हैरानी है कि इतने दिन की लड़ाई के बाद, ऑलमोस्ट 46 डेज हो गए हैं, लोग लड़ते रह रहे हैं, और सिविलियंस का भी, आपके रिपोर्टर्स भी बताते हैं, उनका जज्बा बहुत तगड़ा है। और मैंने कभी सिविलियंस को भी निराश होते हुए नहीं देखा है, मतलब रोते हुए या जैसे खत्म हो गए हम लोग। तो उनके कुछ चीज है यूक्रेनियन की एक तारीफ करने लायक है कि उनका मोराल बहुत हाई है। अब ये मोराल की वजह से उनको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि आदमी उसी को सपोर्ट करेगा जिसमें दिल है। तो हथियार मिल रहे हैं, तो लड़ाई लंबी चलेगी, उसमें कोई शक नहीं है। यूनिलेटरल सीजफायर रूस के पास एक ऑप्शन है, पर वो कब करेगा उसको बहुत मुश्किल बोलना है, क्योंकि अभी रूस को भी काफी हिट हो रहा है, आपके रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पे बता रहे हैं। अब श्रोता, जो बात हो रही है ड्रोन्स वगैरह की, मेरे ख्याल सबसे इससे एडवांटेज ये है कि अभी तक ये लड़ाई जो है ना, मेरी तरफ से वन साइडेड है। वन साइडेड इसलिए, ये यूक्रेनियन डिफेंसिव लड़ाई कर रहे हैं। आक्रामक लड़ाई जो होती है ना, कैरी दी वॉर टू एनिमीज टेरिटरी, वो नहीं हुई है। आज तक एक भी मिसाइल या बॉम्ब रशियन टेरिटरी में नहीं पड़ी है। हो सकता है भविष्य में ये जो ये मिल रहे हैं, क्या नाम है, ड्रोन्स, इनको वहां पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्रॉस करने के किया जा सकता है। और नहीं भी अगर करते हैं तो इसमें बहुत फायदे हैं। ये एक एयरफोर्स है, देखा जाए अनमैन्ड एयरफोर्स में यू रिक्वायर पायलट्स, यहाँ पर यू डोंट रिक्वायर पायलट्स। मेरा अफगानिस्तान में जो एक्सपीरियंस था, वहां तकरीबन 3 साल रह के मैंने देखा, वहां एयरफोर्स वाज नेग्लिजिबल। यस, हेलीकॉप्टर्स थे, क्योंकि वहां ट्रुप्स को कभी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था। जैसे ये बिन लादेन को भी जब मारा था तो वो स्ट्राइक की थी, दे हैड यूज्ड हेलीकॉप्टर्स। बट अदरवाइज पूरे वहां पर ISAF ने और US ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया वेरी वेरी इफेक्टिवली, पिन पॉइंटिंग टारगेट्स। तो इंटेलिजेंस और ड्रोन साथ में जो एक्टिविटी करेंगे, तो इसमें यूक्रेनियन को बहुत फायदा है। पिन पॉइंटेड टारगेट्स करेंगे तो ये जो हथियार मिल रहे हैं,
अब ये इनमें ऑफेंसिव कैपेबिलिटी ज्यादा है, इनको टैंक्स मिल रहे हैं, ड्रोन्स मिल रहे हैं, तो ये इनकी एक आक्रामक भावना और आक्रामक स्ट्रैटेजी को बढ़ाएगा। तो लड़ाई निर्भर है रोकने के लिए ना कि रूस पे, डिफेंडर पे भी निर्भर है। उसकी कितनी वो, मेरे को तो लगता है उनका जो एम है वो अभी ये है कि क्रीमिया और जो डॉनबैस के इलाके से रूस की सेना को निकालना, ये इनका एम है। हाँ नहीं, इसीलिए यही वजह है कि डॉनबास के इलाके में भी कई मिसाइल अटैक्स हुए हैं और वहां के स्टेशन पर जब हुआ तो रूस को सफाई देनी पड़ी कि नहीं, जिस हथियार को यूक्रेन दिखा रहा है वो हथियार तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो ये चीजें हो रही हैं और अगर रूस को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो इसका सीधा सा ये भी मतलब है कि सामने वाला भी अब थोड़ा मजबूत स्थिति में आ रहा है। और अगर जैसा कि जनरल मेस्टिन कह रहे हैं जनरल सोई कि अगर वाकई यूनिलैटरल सीज फायर की तरफ देखना है तो फिर ये थोड़ा समझ नहीं आता कि रूस ऑक्यूपाइड टेरिटरी से पीछे हट रहा है क्यों, चाहे वो टैक्टिकल रहे, लेकिन आप तो चाहेंगे और ज्यादा बार्गेनिंग पावर आपकी रहे। नहीं, ऐसा है कि कंसोलिडेशन वाली बात भी होती है। जिस प्रकार से अभी रूस ने आगे तक बढ़ा, उन्होंने रियलाइज किया होगा कि उनके टूल्स बहुत ज्यादा फैल गए हैं और आगे कोई रिजल्ट हासिल नहीं हो रहा है। और जिस प्रकार से वहाँ का जो कंडीशन है, ग्राउंड कंडीशंस हैं, वो वहाँ पर लॉजिस्टिकली मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। और दूसरा जो कीचड़ है, वहाँ पे उनके जो आर्मर है, जो टैंक है, जो उनकी रशिया की मेन फोर्स है, वो कहीं कहीं स्टक हो रहे हैं और एक टारगेट बन रहे हैं यूक्रेनियन फोर्सेस के, जो उनके छापा मार युद्ध है, चाहे वो जेवलिन है या स्टिंगर के द्वारा हवा में फायर कर रहे हैं, वो अटैक किया जा रहा है। दूसरी बात, जिस प्रकार से जनरल मेस्टर बताते हैं, उस चीज को मैं करना चाहता हूँ कि इन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादातर उनके लॉजिस्टिक्स पर हमला करने के लिए किया है कि जैसे जहां उनके पेट्रोल आ रहे हैं, जहां लॉजिस्टिक्स आ रहे हैं, ताकि टैंक तो खड़े हैं लेकिन टैंक को चलने के लिए उसको हथियार चाहिए, उसको पेट्रोल चाहिए, उसको डीजल चाहिए। अगर वो खत्म है तो टैंक खाली एक लोहे का टुकड़ा है, वो खाली पड़ा हुआ, आगे क्या करेगा वो। तो ये सब चीज देखते हुए उन्होंने देखा होगा ये हमारा जो टैक्टिक्स काम नहीं कर रही है, जो लड़ाई की तरतीब काम नहीं कर रही है, तो इसको हम चेंज करें, इसको बदलाव लाएं इसमें लड़ाई के लिए। और यही एक कारण है, जैसा मैंने अभी बताया था, कि उन्होंने अपने कमांडर्स की बदली की है कि कुछ ना कुछ सोच में बदली करेंगे ताकि युद्ध को आगे बढ़ाया जा सके और जो सफलता वो हासिल कर सकते हैं वो हासिल करें, उसको मजबूत करें, उसको जैसे ईस्ट का इलाका है, साउथ का इलाका, जैसा भी आप बता रही थी, वो इलाके को पूरी पक्की तरह से अपने कब्जे में ले लें। ये और वो उससे तो सीधा आपको गलियारा भी समझ में आता है कि क्यों रूस ऐसा चाहेगा। लेकिन 9 मई की जो हम बात करते हैं ना, वो केवल संकेतों की बात नहीं है, बल्कि अगर हम यूरोप के उस क्षेत्र को देख लें, बहुत ज्यादा ठंड रहती है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, लेकिन बर्फ पिघलने का समय, हालांकि वो तो निकला जा रहा है बहुत तेजी से, लेकिन बर्फ पिघलने के समय कोई विदेशी ताकत नहीं चाहती है कि किसी दूसरे देश में उसकी सेना फंसे। बिल्कुल सही है। तो अब जो आपने बोला, मैं उस बात को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूंगा कि जैसे रूस क्यों ईस्ट में इंटरेस्टेड है और कंसोलिडेशन में मान के चलता हूं रूस को। जैसे ये अभी हम नहीं मानते हैं कि रूस को तो भगा दिया यूक्रेनियन सेना ने, रूस रिट्रीट किया। सो इट्स अ कंसोलिडेशन एक्सरसाइज, एक तरीके से ऐसे देखते हैं। और दूसरी बात, अभी तक जितनी बैटल हो रही थी वो डिफेंसिव थी। उनके पास स्टिंगर था, उनके पास जैवलिन थी। स्टिंगर सरफेस टू एयर था और एयरक्राफ्ट के लिए था, और जैवलिन जो है टैंक्स के लिए थी। बट दीज आर डिफेंसिव वेपन्स, उनसे सिर्फ वो डिफेंड कर सकते थे। अब जो आपने इंटीग्रेट किया है अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, जो ड्रोन्स को इंटीग्रेट किया है, ये अपने आप में एक ऑफेंसिव वेपन है। और उसको अगर इंटेलिजेंस से, जैसा कि जनरल मेस्टन बोला, जो उनके पास बहुत एक्यूरेट इंटेलिजेंस आ रही है, 2-3 प्लेन्स पर यूक्रेन बहुत भारी पड़ रहा है। एक तो फाइनेंशियल प्लेन पर, वो तो रशिया के अगेंस्ट ही चला गया। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के प्लेन पे टोटली उनके अगेंस्ट है, वेदर इट्स, चाहे उनको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करना है या कुछ करना है। और तीसरा यह है कि इंटेलिजेंस प्लेन पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट होता है फॉर वॉर फाइटिंग, उनको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, वो एग्जैक्टली उन चीजों को तबाह कर सकते हैं। तो अब उसको तबाह करने के लिए उनके पास एयरफोर्स नहीं थी, क्योंकि एयरफोर्स के जहाज बड़े होते हैं, वो इनके एयर डिफेंस को गिरा सकती थी। लेकिन यूक्रेन जब ये लेके आएगा, यूकाव्स आ जाएंगे और ये ड्रोन्स आ जाएंगे, कॉम्बैट ड्रोन्स आ जाएंगे, तो अपने आप में स्थिति को पूरा बदल देंगे। उसी बदली हुई स्थिति में आपको देखना पड़ेगा कमांडर के चेंज को भी। कमांडर ऐसा लाना पड़ेगा जो इस नाव, अभी एक अलग तरीके से शतरंज की बाजी बिछ गई है, उसको खेलना आना चाहिए। और इसमें बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सीरिया में उसी टाइप का एनवायरनमेंट था। हाँ। वो एनवायरनमेंट सीरिया में था, उस एनवायरनमेंट को ट्रांसपोज यहां कर रहे हैं। अभी तो कोई एनवायरनमेंट नहीं था। तो ये फेज 2 चल रहा है। फेज 2 में मुझे ये लगता है कि रशिया की कोशिश रहेगी कि हम डिग इन कर जाएं वेस्ट ईस्ट को लेकर के, जो आपके चैनल से भी आया बार बार। मैरियोपोल में 80 to 90% कब्जा हो चुका है। ईस्ट में उनकी सिंपैथी भी है जनरल पब्लिक की, और उनका कब्जा भी है। उसका एक रीजन और है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, कि 80% गैस डिपॉजिट्स और मिनरल डिपॉजिट्स, गोल्ड डिपॉजिट्स इंक्लूडेड,
ईस्टर्न साइड में या सदर्न साइड में। तो अगर आपने क्रिपल करना है इकोनॉमी को या उसको कब्जे में करना है तो आपको इन दो इलाकों पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और इस तरह की रिपोर्ट्स भी निकल कर आ रही थी ना कि जो रूस की सेना जो हटी है कीव के आसपास वाले इलाकों से, उन्हें क्रीमिया ले जाने की बात भी आ रही है। और हाँ। इस दावे को बहुत ज्यादा बल इससे मिलता है। लेकिन दोनों देश जो हथियार इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं, रूस की तुलना, हालांकि दुनिया की महाशक्तियों में से एक रही है, इसलिए रूस की तुलना यूक्रेन से करना, लेकिन यूक्रेन को दुनिया के बाकी सारे देश हथियार देकर मजबूत कर रहे हैं। तो भले ही जार जो बॉम्ब है, जिसको मतलब जो सबसे घातक माना जाता है रूस का, अगर वो सामने है, तो जैसा कि अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि जावलिन मिसाइलें जो कि ज्यादा डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, वो रही। मैं एक बात कहूंगा, आखिरी एक सेकंड, एक बात यह है कि रूस की लड़ाई सिर्फ यूक्रेन से नहीं है, ये मान के मत चलिएगा। रूस की लड़ाई $1.7 ट्रिलियन के डिफेंस फोर्स से है, क्योंकि जो पूरा नाटो है यूएस को लेकर के, उसका डिफेंस बजट बहुत बड़ा है। हाँ। और अगर आप देखिए उसका इक्विवेलेंस सिर्फ एक जगह पर है, वो इक्विवेलेंस है सिर्फ वो जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हाँ। वहां पे ये बैलेंस में है, दोनों करीब करीब साथ साथ हैं। और टैंक्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बाकी चीजों में कम से कम 1:4, 1:5 का डिफरेंस है। हाँ। तो रूस भी नहीं चाहेगा कि नाटो को डिस्टर्ब करे, नाटो भी रूस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि एस्केलेशन लैडर पर रूस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, जिसकी हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं और जिसका हमेशा में भय भी रहता है, डर भी रहता है कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए। वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत डेंजरस है। हालांकि जब हम देखते हैं कि हाइपरसोनिक के लिए, और ये हथियार भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं कि कौन सा किसके पास है, जार बॉम्ब हो गया, वैक्यूम बॉम्ब हो गया। हालांकि ये तो बीच बीच में अमेरिका इल्जाम भी लगा चुका है कि रूस यूज कर चुका है इन वैक्यूम बॉम्ब्स की, लेकिन रूस ने कभी इस पर कुछ कहा नहीं, और अगर वाकई इस्तेमाल होता तो उसकी तबाही अलग देखने के लिए मिलती। लेकिन जैसे हम हाइपरसोनिक बॉम्ब रूस के पास, और हम देखते हैं कि सामने जो पूरा जो आपका ऑकस है, वो चाह रहा है कि 3 देश मिलकर उसके कम से कम बराबरी तक तो ले आए, क्योंकि इस समय कुछ है ही नहीं ऐसा हथियार दुनिया के पास। ओके, तो इश्यू, सॉरी आई कुड नॉट। जी, मैं हथियारों की हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें कर रहे हैं कि रूस क्या कहीं ज्यादा आगे हो जाता है, कम से कम जो लास्ट हथियार जिससे या तो फ्लेयर अप होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर में, या फिर इस युद्ध का अंत हो जाएगा। और देखिए, जहां तक हथियारों का सवाल है, हाँ। कोई शक नहीं है कि रूस के पास ज्यादा बेटर हथियार हैं, और नाटो जो जितने भी हथियार हैं अच्छे वाले, जैसे मिसाइल्स वगैरह, वो अभी इंडक्ट नहीं करना चाहेगा, बिकॉज वो जिस दिन कर दिया तो ये वॉर तो फिर एस्केलेट हो जाएगा इनटू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। वो वही हथियार दे रहा है जो लॉजिस्टिक्स वाइज उनको प्रॉब्लम नहीं हो ले जाने में, लैंड रूट्स हैं, और तकरीबन 2700 किलोमीटर का ये ओपन बॉर्डर्स है, जिसको पहले शुरू में ये बहुत डिबेट्स हुई थी, ये आएंगे कैसे। मैं एज अ मिलिट्री एनालिस्ट बोलता था आएंगे, क्योंकि वो इलाका इतना खुला है। और मैं तुलना अफगानिस्तान से भी करता था, तो कई लोग बोलते थे वो पॉसिबल नहीं है। मैंने एक बीएसएफ का एग्जांपल दिया था कि अगर एक बीएसएफ बटालियन तकरीबन पंजाब में 24 किलोमीटर ऑक्यूपाई करती है, तो इतने लंबे बॉर्डर्स के लिए रूस को इतनी सेना लगानी पड़ेगी, और रूस के पास इतनी सेना नहीं है कि ये वेस्टर्न बॉर्डर्स को सील करें। तो ओपन बॉर्डर्स हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और कितनी कंट्रीज के साथ है, साथ ही वहाँ कैरापथियन माउंटेन्स हैं, वो वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए और हथियार इंडक्ट करने के लिए बहुत आसानमंद है। तो कहने का मतलब है, जहां तक हथियारों की तुलना है, ओवरऑल रूस इज इन अ बेटर सिचुएशन। बट नाटो के पास जो बड़े बड़े हथियार हैं वो अभी वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो फिर वॉर एस्केलेशन हो जाएगा। तो ड्रोन्स आर ओके, ये सब छोटे मोटे चीजें हैं, टैंक्स एंड ऑल, इससे ज्यादा वो एस्केलेट नहीं करना चाहेगा। पर जहां तक न्यूक्लियर का है, उसमें एट पैरिटी है। तो आई फील, मेरा जो सोचना है कि वेस्ट नाटो बड़े बड़े हथियार, मिसाइल्स वगैरह देने में वो नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन वो मिल गए तो रूस तो यूक्रेनियन फोर्सेस ये मिसाइल्स तो रूस के अंदर भी डाल सकती है, वो अभी प्रिवेंट कर रहे हैं। हाँ, इनको यूज कर सकती है, यूएवीज को, ड्रोन्स को, वो कैसे करे वो रियली वो भी कॉन्फ्लिक्ट होगी। पर अभी आज की तारीख में देखा जाए तो यूक्रेन का सब कुछ तबाह तो हो ही गया है। हाँ। तो उनके पास चॉइस है टू कैरी दी वॉर आगे दुश्मन के पास, और उसके तरीके हैं, एक इरेगुलर वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर, और तीसरा ये आप यूएवीज वगैरह यूज करिए, हेलीकॉप्टर्स वगैरह और एयरक्राफ्ट अगर इनके पास होते। देखिए, एयरक्राफ्ट की इनकी पास डिमांड है, इनको नहीं दी गई है, आज तक नहीं। यूएस ने अपोज किया है, पोलैंड ने तो बोला हम देने के लिए तैयार हैं।
और हम अपने हेलीकॉप्टर्स के लिए फिर भी वो तैयार हो जाते हैं, फाइटर्स नहीं देते। पर आप एक चीज में ऐड करना चाह रहा था कि आप देखिए जो हथियार दिए जा रहे हैं, T-72 दिए जा रहे हैं, जो यूक्रेन को आते हैं चलाने, S-300 दे रहा है स्लोवाकिया, जो उनके पास पहले से थे, वो चलाने जानते हैं। ड्रोन TB2 ड्रोन वो पहले से हैंडल कर रहे हैं। ड्रोन और देते हैं तो इंटेलिजेंस अमेरिका देगा या नेटो देगा, जो जिनके द्वारा चला पाएंगे। तो कोई नया हथियार अगर देते तो सीखेगा कौन, कब सीखेगा, कब चलाएगा? तो ये वही पुराने हथियार दिए जा रहे हैं जो कि उनके पास पहले से इस्तेमाल करते जा रहे हैं और उन्हीं के द्वारा बूस्टअप कर रहे हैं, जैसे आग में थोड़ा घी डालते जा रहे हैं और वो आग जलती रहे, चलता रहे और ये युद्ध चलता रहे। ये इस तरह की बातचीत चल रही है। हाँ, तो ये वही जार हो गया, वैक्यूम बम हो गया, क्लस्टर बम हो गया, किंजल मिसाइल हो गई, तो बहुत सारी चीजें हैं जो रूस की तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं। और उधर आप क्या देखते हैं, जावेलिन, स्टिंगर, एंटी टैंक हथियार और TB2 ड्रोन्स आप देख ले रहे हैं, यानी कि अपने बचाव के लिए जो सारी चीजें जरूरी हैं। लेकिन इस समय अगर हम एक ऐसी तस्वीर को भी याद करें, जब पुतिन पहुंचते हैं एक क्रीमेशन में मॉस्को के अंदर, और वहां पर उनके साथ जो उनकी सिक्योरिटी में है वो ब्रीफकेस लेकर चल रहा है, जिसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहते हैं। अब फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गई, जो हम कह रहे थे कि परमाणु हाँ या ना, पुतिन के दिमाग से निकला तो नहीं होगा ये। देखिए, परमाणु का हाँ या ना एक ही चीज पर निर्भर करता है कि पुतिन कितना कॉर्नर्ड हो जाते हैं। अगर नाटो इसके अंदर घुसता है, हम लोग का भय है, हम सिर्फ एनालाइज करते हैं, हम अपना भय बता सकते हैं कि पुतिन के पास तब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। जैसे हमें बताते हैं कि पुतिन को कुछ जगहों पर जो कहा गया इन्होंने पुतिन ने बॉम्ब गिराए या मारे, वो हम नहीं इसलिए सहज उसको स्वीकार कर पाते हैं। उसका रीजन ये है कि वो वॉर एफर्ट में ऐड नहीं कर रहा है। वॉर एफर्ट जो चलता है वो बहुत लॉजिकल और बहुत एक स्ट्रीमलाइन फैशन से चलता है। ऐसा नहीं होता कि आप जो मिला आपने उसको मार दिया। अगर वॉर एफर्ट में ऐड नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्टिव्स में ऐड नहीं कर रहा है, तो नॉर्मली प्रोफेशनल आर्मी मिलिट्री कमांडर्स को अवॉइड करते हैं। वन आउट इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जो कभी कभी एक ट्रूप के साथ कोई चीज हुई है, उसने कोई ले लिया, बिकॉज आफ्टर ऑल इतने लोग मूव कर रहे हैं। तो वॉर एफर्ट में अभी न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करना ऐड नहीं कर रहा है, क्योंकि आप तभी नाटो में शामिल नहीं होंगे जब आप रहेंगे, आप तभी डीनाजिफिकेशन करेंगे जब आप रहेंगे, आप तभी डीमिलिटराइजेशन करेंगे जब आप रहेंगे। जब रहेंगे नहीं तो किस बात का डीमिलिटराइजेशन? एक चीज में छोटी सी ऐड और करना चाहता हूं श्वेता, जो आप कह रहे थे हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह, रूस ने कई जगह अपनी जो नई टेक्नोलॉजी है उसका प्रदर्शन किया है। जो फर्स्ट टाइम जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो फायर की दुनिया में किसी युद्ध में इस्तेमाल किया गया, उसने बताया कि मेरे पास ये है और ये मैं इस्तेमाल कर सकता हूं और ये इसके अंदर ये ताकत है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसके इंटरसेप्ट कहीं नहीं, दुनिया में कहीं इसका इंटरसेप्शन का जवाब नहीं है। तो इस तरह से उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पर जैसे एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव बता रहे थे कि ये जो हो सकता है कि जो न्यूक्लियर है वो एक नेक्स्ट लेवल है। जब तक पुतिन की अपनी स्टेक, अपना सर्वाइवल खतरे में नहीं पड़ता है, तब एक तक बात, शायद वो चीज नहीं है। एडिंग थ्रू दैट एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, सुनजू ने भी अपने आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है और कहा है कि जब आप किसी एनिमी को चाहते हैं, एडवर्सरी को चाहते हैं कि वो आपको सरेंडर करे, तो आपको एक गोल्डन ब्रिज देना पड़ता है पीछे से। उसका रीजन ये होता है कोई स्केप रूट उसको भी दीजिए, आपको सरेंडर कराने के लिए, वॉर खत्म करने के लिए। अभी तक जितने एफर्ट हो रहे हैं, एंडलेस सप्लाई ऑफ आर्म्स और जो भी हो रहा है, वो वॉर को एस्केलेट ही करता है। लेकिन हिंदुस्तान से और हमारे भारत से हमेशा संदेश जाता रहा, पहले शांति लाइए, शांति लाइए, बिकॉज डिप्लोमेसी कैन ओनली साइलेंस द गन। डिप्लोमेसी का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो साइलेंस कर सकती है। अगर आप और गन्स देंगे और गन्स आएंगे नहीं, और वो बहुत हाफ हार्टेड डिप्लोमेसी होती है, जिसमें जेलेंस्की की तरफ से बातचीत की पेशकश के साथ एक धमकी भी रूस के लिए दे दी जाती है, और नोइंग पुतिन वो इस तरह की चीजों के लिए कभी भी उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक और चीज जिसका इस्तेमाल होता है वो क्या है, वो प्रतिबंधों का इस्तेमाल है। प्रतिबंध किस किस पर अब लगाए गए हैं, अब उनके सीधे घर में भेज दिया गया है प्रतिबंधों की फेरिस्त को। उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों पर प्रतिबंध की चीज है। यहां पर देखिए, कतरीना तिखोनोवा और मारिया वोरोत्सोवा, तो उनकी जो पासपोर्ट है वो हो गई बैन। इसके साथ ही अभी तक क्या था, वहां पे जो अरबपति खरबपति लोग थे, उनके यॉट को यूरोप में सीज किया जा रहा था। लेकिन अब एक एक करके उन सब पर भी गाज रहती है। हालांकि जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, जो कि वहां के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं रूस के, उनके ऊपर भी ये बैन है, यानी वो चल फिर नहीं सकते, आप भाई रूस में अटके रहिए। लेकिन बैंक्स पर जो चल रहा है, पहले ही दौर में जब शुरू हुआ था तब ऐसा था कि बैंक को लेकर, बैंकिंग व्यवस्था को लेकर जिस तरह की पाबंदियां हैं, रूस झुक जाएगा, लेकिन रुका नहीं था। अब स्पर बैंक जो रूस का सबसे बड़ा बैंक है, और साथ में अल्फा बैंक जो ये भी रूस का एक बड़ा बैंक है, इन दोनों को भी ये चीज सहनी पड़ी है। तो बेटियां और साथ में ये बैंक्स, घर और घर के बाहर हर चीज पर जनरल मेस्टिन, इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये क्यों
किया जा रहा है इसका बेसिक मकसद है कि ये साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सारे तरह के प्रेशर प्रेसिडेंट पुतिन पे और रूस के लोगों पे किया जा रहा है, जिससे एक स्टेज आके जब प्रेशर बिल्डअप हो जाए तो वो रियलाइज करें और वो क्या नाम है, शायद लड़ाई को खत्म करें। लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी वो वक्त ही बताएगा, क्योंकि देखिए जब कोई इंसान कॉर्नर हो जाता है उसके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि वो समझे कि हाँ मैं गलती कर रहा हूं और वो रियलाइज करके और युद्ध को खत्म करे। दूसरा ऑप्शन है वो बोले अच्छा ये करते जा रहे हैं तो मैं और आगे बढ़ूंगा, और वो स्टेज आ सकती है कि जब वो न्यूक्लियर का भी देखिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड प्रेसिडेंट पुतिन की काबिलियत है यूज करने की, ऐसी बात नहीं है जब वो बहुत कॉर्नर्ड हो जाएंगे। सो कहने का मतलब है ये सारे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, इट इज टू ब्रिंग टोटल प्रेशर, कि प्रेशर का मतलब यही होता है कि आदमी सरेंडर करे और शर्तों को माने। वो होने वाला नहीं है, वो मेरे को लगता नहीं है। तो इसके लॉन्ग टर्म रेमिफिकेशन जरूर होंगे, हाँ। जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं या जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि रूस में ये फर्क पड़ेगा। देखिए कुछ चीजें हम लोग को ये समझनी पड़ेंगी कि आज रूस में जनता को सच तो नहीं पता चल रहा है, हाँ। आज कोई भी अगेंस्ट वॉर के बोले, सो कॉल्ड लिमिटेड मिलिट्री वॉर, तो ही विल बी अरेस्टेड फॉर 15 साल के लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारे भी काफी फ्रेंड्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उनसे जब हम बात करते हैं तो रूस के लोग भी, जैसे चीन के हैं, भारत के, हर जगह फैले हुए हैं, वहां से जो फीडबैक ग्राउंड का मिलता है, रूस के लोग भी इस वॉर को अपोज कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और आप लोग भी, आपके भी मीडिया के लोग इधर उधर घूमते हैं, सिर्फ रूस में छोड़ के, क्योंकि रूस में कोई बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां सब कुछ। सर देखिए ना, लेकिन इसमें दो पक्ष हो जाते हैं ना। एक तरफ रूस में वो लोग हैं जो बोल रहे हैं, हाँ। और दूसरा डॉनबास का वो इलाका जहां पर 2014 से आरोप लगते रहे कि यूक्रेन उन पर अत्याचार कर रहा है। तो वो बिल्कुल सही है श्वेता, हाँ। वो भी देखिए, एक प्रेसिडेंट पुतिन की एक और स्टेटेड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, प्रिवेंट जेनोसाइड वेयर इन डॉनबास एरिया जी। तो आज जो पूरे यूक्रेन में हो रहा है, हाँ। क्या उसको भी हम जेनोसाइड माने या ना माने? मतलब तो एक रॉन्ग दूसरा रॉन्ग राइट नहीं बनाते हैं, ये वही वाली बात हो जाती है। जलसोई हम उसका जवाब आपसे चाहेंगे, लेकिन ये देखिए जो हम परमाणु हथियारों की बात कर रहे हैं, और अब दरअसल आज की तारीख में समझिए कि कहने के लिए परमाणु हथियार रह गए। एक वैक्यूम बॉम्ब उतनी ही बड़ी तबाही लेकर आ सकता है, जो हाइपोसोनिक है बॉम्ब, उसका किसी को समझ नहीं आता क्या किया जाए। जो सबसे ताजा हालात हैं यहाँ पर, वो कुछ शहर हैं जिन्हें लगातार टारगेट किया गया है। और डॉनबास का जो इलाका हम बता रहे हैं ना, देखिए क्रीमिया तो पहले ही रूस ने अपने नियंत्रण में ले लिया था, और वहां पर जो जनता थी वो भी रूस के साथ रही, इसीलिए वहां पर कभी इस तरह की बात कभी उठी नहीं। अब ये पूरा क्षेत्र जो पूर्वी हो जाता है, वहां पर चाहे लुहांस्क को, दोनेत्स्क को, जिसे स्वायत्तता दे दी गई रूस की तरफ से और वहां पर रहे, लेकिन अब वहां भी आक्रमण हो रहे हैं, यूक्रेन की तरफ से पलटवार हो रहा है। मेलिटोपोल और मारियोपोल का इलाका भी हम आपको दिखा रहे हैं, खेरसान का हिस्सा भी हो गया, लेकिन जो ओडेसा है वहां पर अब न के बराबर आप समझिए। लेकिन कीव भी अब एक तरह से राहत की सांस ले रही है, वहां पर लोग अब बाहर निकल रहे हैं अपने घरों से, लेकिन तबाही बर्बादी तो बड़े पैमाने पर हो चुकी है वहां। जनसोई, जिन चीजों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि क्रीमिया का इलाका हो गया या पूरा डॉनबास हो गया, जहां पर लोग कह रहे थे और उनके लिए नहीं कर रहा था, तो आज अगर पुतिन ने इस तरीके से नहीं बल्कि कोई दूसरा तरीका अपनाया होता तो शायद बेहतर होता। वो भी समझ रहे हैं कि वो एक नैरेटिव की जंग भी हार रहे हैं। ऐसा है कि कई बार लड़ाई में बंदा सोचता कुछ है, होता कुछ है। क्योंकि पुतिन ने सोचा था कि शायद इतनी लंबी जंग नहीं चलेगी, और उन्होंने जंग के पहले ही डोनबास रीजन, जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क है, उनको एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। जंग के पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर डिक्लेयर करके उनकी मीटिंग हुई थी मॉस्को में, और क्रीमिया पहली 2014 में। लेकिन आप देखो श्वेता कि 2014 की जो यूक्रेन की सेना है और जो आज की यूक्रेन की सेना में बहुत फर्क नजर आ रहा है। उस समय में जिस प्रकार से सरेंडर हुआ था, जिस प्रकार से रशिया को सक्सेस मिली थी, रशिया ने सोचा शायद आज भी उसी प्रकार की सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन आज उनके पास बेहतर हथियार थे, बेहतर ट्रेनिंग थी, बेहतर मोटिवेशन था। और जब उनको लग रहा था इतने समय से रशिया तैयारी कर रहा है, फौज इकट्ठी कर रहा है सीमा पर, तो वो धीरे धीरे मेंटली प्रिपेयर्ड होते जा रहे थे। डरने की बजाय शायद उनके अंदर ये रिजॉल्व आ रहा था, एक जज्बा आ रहा था कि हमने लड़ाई लड़नी है, और आज हमारे पास
कुछ हथियार वेस्ट ने पहले ही काफी हद तक दिए हुए थे, जैसे कि जो मिसाइल सिस्टम है, स्टिंगर है और जेवलिन है, और जिनके ऊपर ट्रेनिंग की हुई थी, जिसका वो उन्होंने सही इस्तेमाल किया, तो जो रेजिस्टेंस मिला उसके बाद मैं जेलेंस्की की डिसीजन जो भी लिया, उन्होंने लड़ाई का डिसीजन लिया, उसके ऊपर मैं नहीं कहना चाहूँ क्योंकि वो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है वो एक बड़ी जबरदस्त है। उन्होंने वहीं रहे, बार बार उन्होंने भाषण दिए, लोगों के बीच में जाए, आज वो एक रोल मॉडल बने हुए हैं, आर्मी टी शर्ट पहन के जिस प्रकार से एक पोस्टर बॉय आज बने हुए हैं दुनिया में और यूक्रेन में, एक बहुत मोटिवेशन होता है। अभी तक तो ऐसा होता था कि पुतिन की वो तस्वीरें याद करते थे, उनकी फिटनेस, उनका मार्शल आर्ट्स, वो सारी चीजें होती थी, लेकिन अब जेलेंस्की ने जो कुछ किया है, अब कोई चाहे या न चाहे, लेकिन कमोवेश वैसा ही कद एक बनाकर अपना बगल में खड़े हैं कि मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, लड़ूंगा। ये तो खत बिल्कुल किया है। जहां तक मीडिया का सवाल है, जो आप लोग का सवाल है, तो इसमें मैं एक कोट कर सकता हूं। ये पहले भी ऐसा हुआ है कि अभी कहा जाता है कि ज्यादातर लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटीज से हैं, मुश्किल से 0.05% डेथ्स होती हैं और हार्ट अटैक से 37% होती हैं हार्ट से। मीडिया कवरेज इज नियरली 40% फॉर द टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड 0.05% फॉर अदर एक्टिविटीज। सो मीडिया कैन ब्रिंग द वॉर टू द होम्स। तो एक तो ये बात होती है। जेलेंस्की साहब का खत इसलिए बढ़ा है कि उनको मीडिया एक्सपोजर बहुत मिला है और विक्टिमहुड सिंड्रोम में उनके साथ है। ये सब मानते हैं कि एग्रेशन नहीं होना चाहिए था, वो तो हम सब मानते हैं, क्योंकि जहां एग्रेशन होगा, लड़ाई होगी, सबका नुकसान होगा। लेकिन जहां तक सवाल यह है कि उस कद को अब जेलेंस्की को भी सोचना पड़ेगा कि सारा डेथ एंड डिस्ट्रक्शन उनके ही एरिया में हो रहा है। उनका जो उनका देश है, कुरुक्षेत्र बना हुआ है, उसमें इतने डैमेजेस हो गए हैं, उनके लोग रिफ्यूजीज हो गए हैं। उन्होंने आदेश दिया कि जो 18 से 60 साल के लोग हैं वो नहीं छोड़ेंगे, बाकी लोग चले जाएंगे। कितनी क्राइसिस खड़ी हो गई है जो हीट ऑफ द मोमेंट में अभी मालूम नहीं हो रही है, इसको सेटल होने बहुत टाइम लगेगा। और इस बात को सोच करके उनको भी एक डिप्लोमेटिक, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डिप्लोमेसी कैन ओनली साइलेंस द गन्स। अब वो कैसे होगी, उसके लिए दोनों लोगों को बातचीत करनी पड़ेगी। जैसे आपने कहा आधा अधूरा, एक तरफ हमने शांति की बात की और दूसरी तरफ हमने ऐसी बात उसी सेंटेंस में सेमीकोलन के बाद ऐसी बात की जिससे कि और भड़क जाए मामला। एंडलेस सप्लाई ऑफ वेपन्स अगर ये कहीं भी मिलता रहेगा, और मोटिवेशन, जेलेंस्की वो हीरो जरूर इमोशनल, उन्होंने इमोशनली विन ओवर कर लिया। डायलॉग्स अच्छे बोले उन्होंने, इमोशनली पूरा विन ओवर कर लिया है। जहां तक मीडिया, वो मीडिया के आदमी हैं, उन्होंने ऐसा सीन क्रिएट किया है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने एक डीमन भी क्रिएट कर दिया है। डेविल इज क्रिएटेड नाउ, वेदर ही वाज अ डेविल और नॉट, बट नाउ डेविल एग्जिस्ट, सो हीरो एग्जिस्ट। तो हम सब चाहते हैं कि डेविल हार जाए, लेकिन इस डेविल के हारने में क्या ह्यूमैनिटी बच जाएगी? क्या हमें अभी भी नहीं सोचना है ठंडे दिमाग से? और ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो कहा था, मैं आपको बताता हूं उस बारे में कि वो क्यों ये मैसेज दे रहे हैं, बेटी गई, बैंक गया, बाकी गए, और ये जो आ रही मैसेजेस आ रहे हैं, इसका रीजन ये है, वो चाहते हैं कि पुतिन शुड नॉट रिमेन इन द रूलिंग पोजीशन। ये कहा था उन्होंने, नाटो में कह दिया था। अब वो अगर वो डिवाइड क्रिएट कर सकते हैं, वो डिनाई करने तो उनके व्हाइट हाउस कर रहा था ना, प्रेसिडेंट ने खुद बोल दिया अपने मुंह से। उसके बाद उन्होंने ये, अब उनका क्या अप्रोच हो सकती है, हम लोग तो एनालाइज ही करते हैं। अप्रोच ये हो सकती है कि वो डिवाइड लाएं कि ओलिगार्क्स हैं, उनको हमने कब्जे में किया है, उनको सब डिनाई किया है। जो कॉमन पीपल ऑफ रशिया है, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर अपराइजिंग होती है रशिया में, अगर ये वॉर लंबी चलती है, ये भी इसका एक पहलू है कि वहां अपराइजिंग होती है। अपराइजिंग होती है तो अपने आप रेजिम चेंज हो जाएगा। आप रेजिम चेंज करने यहां आए थे, आपका अपना रेजिम चेंज हो गया। कोशिश तो पुतिन की भी यही थी कि आम लोगों को टारगेट न किया जाए और वहां की सेना को सिर्फ और डिमिलिटराइज किया जाए। लेकिन तो ये भी एक मसला है श्वेता, ये भी एक मसला है। ये भी हो सकता है जो अभी तक हम लोग बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर एक डिवाइड वहां आ गया तो इस तरह की चीज हो सकती है। पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, और हम तो पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। चलिए, 9 मई की तारीख दी तो गई है, लेकिन हमने अलग अलग जो समीक्षाएं हैं उसके जरिए आपको समझाया है कि कितना मुमकिन है। और दरअसल शुरुआत में युद्ध के अगर ये तारीख दी जाती तो सिर्फ रूस की मंशा की बात होती, लेकिन आज की तारीख में अगर हम ये चर्चा कर रहे हैं तो इसके पीछे, इसके साथ ही हमें यह भी देखना है कि यूक्रेन भी एक मजबूत स्थिति में है, पलटवार कर रहा है। तो युद्ध की समाप्ति दोनों पक्षों पर निर्भर करेगी, न कि केवल इस बात पर कि रूस का विक्ट्री डे परेड होता है और रूस की सेना को हटना है क्योंकि वहां पर बर्फ पिघलेगी। तो इस तरह की चीजें उतना मायने नहीं रखती। बहरहाल उम्मीद हम यही करेंगे, हम सब यही करेंगे, क्योंकि युद्ध में किसी का भला नहीं है कि युद्ध समाप्त हो। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए।